नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। अब ऑर्डर ऑफ उसकी प्रायोरिटी थोड़ा सेट करना मुश्किल था क्योंकि भारत ने कल एक ऐतिहासिक सेमीफाइनल जीता है वर्ल्ड कप में। लेकिन चूँकि स्पोर्ट्स पेज हरदम ज़्यादातर पेपर में लास्ट में आता है तो उसको लास्ट में बात करेंगे। शुरुआत कर लें। हम लोग सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की जो नोटिस भेजी गई है अरविंद केजरीवाल साहब को और प्रियंका गांधी। तो क्या मुख्य बात ये है, क्या इलेक्शन कमीशन चेहरा देख के नोटिस भेजता है? दूसरा विषय, क्या जयशंकर जी विदेश की धरती पर विदेश नीति डिस्कस करके भारत की पोजीशन ऑकवर्ड करते हैं? और तीसरा, क्या भारत की वर्तमान क्रिकेट टीम अभी तक की भारत की ऑल टाइम जो भी क्रिकेटिंग टीम है, उसमें ऑल टाइम ग्रेट है? इन सारे विषयों पे बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में हर महीने देनी होगी और अगर आप हर महीने का कोई कमिटमेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो वन टाइम एक बार एक मुश्त भी आप हमारी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी होती है। तो सबसे पहली बात, इलेक्शन कमीशन क्या चेहरा देख के नोटिस भेजता है? इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल और प्रियंका गांधी को नोटिस भेजी है। उसका जवाब आज 16 तारीख है, आज तक उसका जवाब देना है और ये दोनों नोटिस बीजेपी की शिकायत पे भेजी गई हैं। पहले मैं थोड़ी प्रक्रिया बता दूं, फिर उस पे आऊं। अब होता यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जब जवाब मांगा है, तो ये दोनों लोग अपना-अपना जवाब करेंगे। उनके किसी सभा में उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें कुछ आपत्ति को देखते हुए वो कहा गया है कि भई आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और खास करके वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब ये लोग अपना सवाल उसका आंसर देंगे। फिर टेक्निकली जो टेक्निकली नहीं, थ्योरेटिकली ये कहा जाता है, फिर इलेक्शन कमीशन के तीनों कमिश्नर लोग आपस में बैठ के विचार-विमर्श करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन कितना आपस में विचार-विमर्श करता है, उसकी बानगी हम लोग जब पुराने इलेक्शन कमीशन लवासा जी के समय देख चुके हैं, जब उन्होंने हिम्मत की थी मोदी जी के कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों पे को संज्ञान में लेके उस पे बात करनी थी। उनका क्या हाल हुआ वो उसको फिर रिपीट नहीं करेंगे, वो सबको पता है। जब इसको पहले तो ये देखा जाएगा कि ये एडमिसिबल मतलब इस पे कोई अपराध बनता है कि नहीं बनता है। फिर ये देखा जाएगा कि अगर ये छोटी-मोटी बात है, तो 2 तरह की चीज़ें हैं। या तो इलेक्शन कमीशन इसमें सज़ा देता है, सज़ा जनरली ये होती है वार्निंग भी दे सकता है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के लिए उन पे रोक लगा सकता है कि भई अब आप कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपने इस तरह की टिप्पणी की थी। और दूसरा, अगर इसको वो ज़्यादा सीरियस समझता है, तब ये आपराधिक उसमें भी कन्वर्ट कर सकता है। जो अगर आपको याद हो, इसी तरह की एक सभा में टिप्पणी राहुल गांधी ने की थी, जिसका संज्ञान कर्नाटक की सभा में टिप्पणी हुई थी, संज्ञान लिया गया गुजरात में, मुकदमा दायर किया गया गुजरात में और सजा भी हुई गुजरात में। तो इस तरह की भी कोई उठापटक की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस समय जो विपक्ष की फायरिंग लाइन है, फायरिंग लाइन जब मैं बोल रहा हूं, जो मोदी जी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रहार कर रही है, उसमें कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी, विपक्ष इंडिया गठबंधन के और उसमें नेताओं में कहें तो केजरीवाल साहब और संजय सिंह थे। संजय सिंह को जेल भेज के उनका मुंह चुप करा दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस में अ, ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा को आप बहुत सुनते थे। हालांकि महुआ मोइत्रा पब्लिक प्लेटफॉर्म से ज्यादा संसद में यूज अपने को मतलब विपक्ष के ऊपर हमला करती थी। बिहार में नीतीश कुमार इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेते थे और फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार साहब। साउथ के लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, वो तो इनके उनको इनसे
मोदी जी और बीजेपी से वो सुबह से शाम तक लड़ रहे हैं। जिस तरह से गवर्नर उनको तंग कर रहे हैं, जिस तरह से गवर्नर उनको फंक्शन नहीं करने दे रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट भी अपने संज्ञान में लिया है कि भाई गवर्नर का ये फंक्शन नहीं होता है, गवर्नर कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है। खैर, अब जरा इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता भी देख लें। जिस तरह की भाषा नरेंद्र मोदी जी लगातार इस इलेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, राहुल गांधी को ये हरदम आप मतलब एक याद रखना चाहिए, वो 4 बार के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, तो उनका वो स्टेचर आप उनसे छीन नहीं सकते हैं, वो उनकी कमाई है। मैं उनकी परंपरागत उनके जो परिवार की कमाई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब की कमाई की बात नहीं कर रहा हूं, जो केवल इनके द्वारा अर्जित कमाई है। 4 बार के सांसद, कांग्रेस अध्यक्ष, इससे आप उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं। और इसके ऊपर जिस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग अ, हमारे नरेंद्र मोदी जी लेते हैं, वो देखने वाली बात है। वो अ, शायद इलेक्शन कमीशन को वो सुनाई नहीं देता है। इन सारे कार्यक्रमों में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है रिटर्निंग ऑफिसर। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो वहां का जो लोकल एसडीएम या एडीएम साहब होते हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। और अब जो नया नियम आ गया है, उसमें हर चुनाव सभा हर चुनाव सभा का वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और वो फर्स्ट फिल्टर लोकल लेवल पे ही देख लिया जाता है पर्यवेक्षकों द्वारा और उन सबके द्वारा कि इसमें कहीं कोई आपत्तिजनक बात है कि नहीं है। तो इसमें एक एक जो रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे, उनका जो वर्जन रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जैसे होता नहीं कि अपने उस रूल को और उस रोल को कि किसी तरह से विपक्षी लोगों का मुंह बंद रखो या उसमें धार कम कर दो। प्रियंका गांधी जैसी बात कर रही हैं, वो तो इन्हीं लोगों की बात कर रही हैं। वो सलमान खान की पिक्चर को याद दिला रही हैं। अ, वो इस तरह के शाहरुख खान की पिक्चर को याद दिला रही हैं। वो उनका कम्युनिकेशन बाकी सारे नेताओं के मुकाबले प्रियंका गांधी का कनेक्ट आम जनता से ज्यादा अच्छा हो रहा है। उसका शायद एक कारण ये भी है कि वो जो माँ, बहन और बेटी के रोल में लोग उनको देखते हैं, उनको कहीं वो बेटी के रोल में नज़र आती हैं, वो बहन के रोल में नज़र आती हैं, तो वो शायद उनका कनेक्ट बाकी लोगों के मुकाबले बेहतर हो रहा है। तो अब पहली टारगेट तो ये उनको कम करो। दूसरा, केजरीवाल साहब मतलब अगर कंसिस्टेंटली संसद के बाहर, संसद के अंदर राहुल गांधी के बाद अगर कोई कंसिस्टेंट है इस समय, तो बबुआ मैत्रा, संजय सिंह के साथ-साथ अरविंद केजरीवाल भी अडानी के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब अडानी तो सैक्रोसेंट है। अडानी तो ये है कि जैसे आपने ईश्वर को गाली दे दी हो, तो वो कुछ ईश निंदा की कैटेगरी में अडानी जी हमारे देश में आ गए हैं। तो वो देखने वाली बात होगी कि क्या है। हालांकि मोदी जी की गाली-गलौज तो ना इलेक्शन कमीशन को दिखेगी, ना सुनेगी, ना उसपे वो कुछ अगर किसी ने कहा तो वो बोलेंगे भी नहीं। उसमें वो गांधी जी के 3 बंदर की तरह ही काम करेंगे, इसमें भी 2 राय नहीं है। अब आ जाइए दूसरी बात। जयशंकर प्रसाद साहब इंग्लैंड जाते हैं, और इंग्लैंड जाके वो कुछ-कुछ ऐसी चीजें बोलना शुरू करते हैं, जिससे मुझे लगता है कि बात बनने के बजाय वो बिगाड़ते हैं। कनाडा का जो कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें उन्होंने हमारे राजनयिक को हटाया, हमने उनके राजनयिक को हटाया, हमने उनके यहाँ से वीसा देना बंद किया, फिर उन्होंने किया, ये सब करने की मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत साफ-सुथरे ढंग से, ठीक-ठाक ढंग से मामला हल हो सकता था। लेकिन जिसको एस जयशंकर साहब के लिए कहा जाएगा ना, ट्रिगर हैप्पी जिसको बोलते हैं, वो तुरंत शूट करने के चक्कर में, अब वो तुरंत जो जिस तरह के वक्तव्य देते हैं, अच्छा उसमें एक अंडरलाइन प्रिंसिपल हरदम होता है। मोदी भक्ति उनका हर हर भाषण में मोदी भक्ति आना जरूरी है। विदेश की धरती पे भी जब जाके वो बोलते हैं, तो मोदी भक्ति के बिना उनका काम नहीं चलता है। समझ में बात आती है कि मोदी जी के कारण उनको बहुत सी चीजें मिली हैं। मतलब देश के विदेश मंत्री के पद केवल और केवल मोदी जी का, चूंकि उनमें विश्वास है, मोदी जी की उनमें आस्था है, इसलिए उनको मिला है। बाकी मुझे तो
अदरवाइज एक भी ऐसा गुण नहीं आता है कि वो विदेश मंत्री के पद पे, विदेश सचिव के पद पे बैठ सकते हैं, लेकिन विदेश मंत्री के पद पे बैठ के मुझे बार-बार ऐसा लगता है कि वो शायद जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं इतने बड़े देश के विदेश मंत्री पद पे रहने का। निज्जर वाली जो बात थी, जिसको लेके मामला इतना गड़बड़ हुआ, जहाँ पे कनाडा का ये आक्षेप था कि इंडियन एजेंट उनकी हत्या में इंडियन एजेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट था। अब एस जयशंकर प्रसाद जब इंग्लैंड की धरती पे जाके निज्जर वाले इश्यू को उठाते हैं, तो एक विश्वास मानिए, मेरे बहुत से मित्र हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अगले 5-7 दिन में मैं उनसे अलग से एक वार्ता करूँ। आज खालिस्तान की माँग के जो सबसे जो प्रोवोक करने और जो जिनकी वजह से ये माँग और उठती जा रही है और उसमें और ताकत मिलती जा रही है, वो जयशंकर प्रसाद साहब के वक्तव्य हैं। जयशंकर साहब वो बिना बात के या तो उनको समझ नहीं है या वो करना चाहते हैं, उस करने का क्या इफ़ेक्ट है मालूम नहीं। जैसे मोदी जी जब गाली देते हैं तो बहुत से लोगों का कहना ये है मोदी जी चाहते हैं कि इधर से कोई रिएक्शन करे, तो उस रिएक्शन को पकड़ के वो ले उड़े। उसी तरह से एस जयशंकर प्रसाद साहब खालिस्तान की बात को कहीं न कहीं घुमा-फिरा के ले आते हैं। तो उससे वो जो जो खालिस्तान की बात करने वाले लोग हैं, उनको कहीं न कहीं वो ताकत देने का काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये आग से खेलना है जयशंकर प्रसाद साहब को। इस मामले को जल्दी से जल्दी रफ़ा-दफ़ा करने का अ, मतलब उनका प्रमुख उद्देश्य और शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए। लॉन्ग टर्म तो देश को चलाना ही है। दूसरा वो एक बार-बार, बार-बार जैसे होता नहीं है कि आपके दिमाग में ये बिठाना चाह रहा है, अब वो फिर जाके वहाँ बोला है कि चीन जो है, चीन एक बड़ी आर्थिक वो है। अरे भाई ये सुबह से शाम तक काहे चीन का राग अलापते रहते हो? काहे ये बोलते रहते हो कि चीन बड़ा शक्ति है, बड़ी शक्ति है। फिर बोलते हैं कि नहीं हम 5वीं आर्थिक शक्ति हैं और जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे आ गए हैं। आप चीन का गुणगान करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप चीन का गुणगान करते हैं, तो कहीं न कहीं आप गलवान में जो चीन ने हमारे साथ किया था, उसको जस्टिफाई करते हैं। प्लीज़, हम चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे वो हों, राष्ट्र की जब बात आती है, तो दुनिया का कोई भी ऐसा राष्ट्र प्रेमी नहीं है, वो बिना साइज़ का अपना कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना छोटा हूँ, मैं कितना आर्थिक रूप से किस नंबर पे हूँ, अपने देश के लिए कोई भी प्रेम करता है, तो वो अपनी जान न्यौछावर तक करने को तैयार है। आप सुबह से शाम तक चीन का राग अलापते रहते हैं, वो बड़ी शक्ति है, वो बड़ी शक्ति है। हमें समझना चाहिए हम छोटी शक्ति हैं, वो बड़ी शक्ति है। आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट मिस्टर जयशंकर प्रसाद? अ, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उनको अच्छा हो सकता है कि वो चूँकि चीन में लंबे समय तक अ, वहाँ पे राजदूत रहे हैं, उनका चीन में ही उन्होंने मोदी जी के साथ एक एज़ चीफ मिनिस्टर उनका एक राब्ता हो गया था और एक उन्होंने कुछ-कुछ वहाँ काम किए थे। तो वो प्रेम हो सकता है दैट मतलब वो लव टुवर्ड्स चाइना बात समझ में आती है। पर उसको रोज़-रोज़ ये उजागर करना, ये इज़हार करना कि नहीं-नहीं चीन बड़ी शक्ति है, हम छोटी शक्ति, चीन बड़ी शक्ति, हम छोटी शक्ति, ये कहना मेरे ख्याल में बहुत उचित बात नहीं होगी। बर्मा जैसा देश भी, भूटान जैसा देश भी, ये सब लोग अपनी-अपनी प्रभुता के लिए जी रहे हैं भई। जान जान देने को तैयार हैं वहाँ के लोग। तो इसको एक तत्काल चीन बड़ी शक्ति कहना बंद कीजिए। अब तीसरी बात जो कहते हैं ना स्पोर्ट्स पेज की बात, वो बात इसलिए कर लिया कि मैं जनरली स्पोर्ट्स वाली बात नहीं क्योंकि उसमें लंबा विषय हो जाता है, किसी का इंटरेस्ट है, किसी का नहीं। लेकिन कल जिस तरह से भारत ने न्यूज़ीलैंड को हराया और उसमें 2 लोगों की आज बात इसलिए कर लूँगा कि बाकी टीम तो एज़ सच टीम हिंदुस्तान की टीम इस समय जितनी बैलेंस्ड है, एक आदमी निकलता है, पता भी नहीं लगता है कि दूसरा कब उसको रिप्लेस कर रहा है। हार्दिक पांड्या की इंजरी हुई 4 मैच में मोहम्मद शमी जो बेंच पे बिठाए गए थे, जो जिनको पहले 11 में खेलने की भी जगह नहीं थी। हार्दिक पांड्या बाहर निकलते हैं, जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर, उनकी जगह शमी अंदर आते हैं और शमी का क्या बेहतरीन वो है। 6 मैच अभी तक खेलने को मिले हैं, टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बन गए हैं। कल उन्होंने लाइफ टाइम अपना अचीवमेंट किया है, 7 विकेट लिए हैं 1 इनिंग में।
मैं एक छोटा-सा ट्वीट इसके साथ इसलिए कर दे रहा हूं, याद रखने के लिए। कांग्रेस यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है श्रीनिवास, उन्होंने वो ट्वीट अभी याद दिलाया है लोगों को। दो शमी शमी का ये रहा है कि शमी के बारे में मैं 1-2 चीजें इसलिए भी कह दूं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, गरीब घर के हैं, संभल मुरादाबाद की एरिया से खेलते थे। उत्तर प्रदेश से बहुत क्रिकेटर नहीं हुए हैं। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी क्रिकेटर बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। लेकिन जब मोहम्मद शमी को अंडर 19 के ट्रायल में सिलेक्शन की बात थी, और यही हमारे कुछ करता धरता जो पिछले 25-30 साल से कुंडली मार के उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर बैठे हुए हैं, उन लोगों ने मोहम्मद शमी का सिलेक्शन नहीं किया था और उनसे कहा था कि अगले साल आना, अगले साल देख लेंगे। ये सारी चीजें आप कोई भी गूगल कर लीजिए मोहम्मद शमी का। उनके तौफीक उनके पिताजी थे, सपना था मन में, बहुत गरीब घर से आते थे। तब उनको किसी ने राय दी कि तुम कलकत्ता चले जाओ, वहां से खेलना शुरू करो किसी क्लब से, तब तुम वहां से पिक किए जा सकते हो। बहुत से लोगों को पता नहीं, कि बहुत से लोगों को लगता है वो वेस्ट बंगाल। रणजी में उनका सिलेक्शन का पूरा और पूरा श्रेय अगर एक व्यक्ति को जाता है तो उसका नाम है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ने कलकत्ता में मोहम्मद शमी के टैलेंट को देखा। ये 2012-13 की बात है, मैं हो सकता है कि साल एक आधे इधर आगे पीछे हो। उसको समझा, अडॉप्ट किया और रणजी खेल के उन्होंने भारत की टीम में वो अगले 1-2 साल के अंदर खेलने लगे थे। उनका एक पारिवारिक थोड़ा मुश्किल समय आया था। उन्होंने एक शादी की थी एक महिला से, जिस महिला उनके साथ खराब व्यवहारिक रहा और उस समय पूरा देश उनके पीछे लग गया था। 2021 में अगर आपको याद हो, उनको ये जो भक्त आर्मी के ट्रोल हैं, उनको क्या-क्या नहीं उनकी ट्रोलिंग हुई थी। और उस समय 2021 में, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कल वो बात श्रीनिवास ने कही है फिर से, केवल एक आदमी उस मोहम्मद शमी के पीछे खड़ा हुआ था, उसका नाम था राहुल गांधी। मैं कोई तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी के पास या तो उनके एक्सपीरियंस से, या उनकी पढ़ाई से, या उनको ईश्वर ने ये वरदान दिया, उनके पास वो दृष्टि है कि वो लॉन्ग टर्म देख सकते हैं। राहुल गांधी ने तब इनसे कहा था कि तुम, ये जो लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, माफ करो इनको, इनको पता ही नहीं है कि प्रेम क्या होता है, आगे बढ़ो, वी ऑल आर विथ यू। मोहम्मद शमी इस समय बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। वनडे में 50 ओवर के अंदर 7 विकेट लेना कोई आसान काम नहीं है। एक तो मोहम्मद शमी की बेहतरीन पारी, उसको याद रखेगा हिंदुस्तान। दूसरा एक व्यक्ति का नाम मैं इसलिए लेना जरूरी समझ रहा हूं, विराट कोहली। और मैं इस रिस्क के साथ कि बहुत से लोगों को ये मेरी टिप्पणी अच्छी नहीं लगेगी, मैं माफी भी मांग ले रहा हूं उसके लिए पहले ही। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तुलना की जा रही है। मैंने सचिन तेंदुलकर जब बेस्ट ऑफ टाइम था, तब मैं क्रिकेट को सुबह से शाम तक मैं भी देखता था, अब नहीं देखता हूं। सचिन तेंदुलकर अपने के लिए खेलते थे। सचिन तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड्स देख लीजिए, सारा देख लीजिए। भारत कितनी बार जीता है और सचिन तेंदुलकर का परफॉर्मेंस की कंपैरिजन, ये बहुत कॉमन चीज है। सचिन तेंदुलकर को इस देश ने भारत रत्न दिया, इस देश ने उनको राज्यसभा पहुंचाया। लेकिन आपने क्या कभी देखा है कि सचिन तेंदुलकर ने कोई स्टैंड लेके किस प्लेयर को आगे बढ़ाया? मुझे, मैं एक दो नाम जानना चाहूंगा, किस चीज को आगे बढ़ाया है? सचिन तेंदुलकर भारत रत्न राज्यसभा के बाद भी इन्वर्टर का प्रचार करने से बाज नहीं आते हैं। वो इन्वर्टर बैटरी और ये सब प्रचार करते हैं। क्या ये उचित है? इतना पैसा कमा चुके हो, कहीं तो छोड़ दो। तेंदुलकर साहब व्यवसायी ज्यादा है, तेंदुलकर साहब कैलकुलेटेड ज्यादा है। खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई, लेकिन विराट कोहली जो जब आए थे तो मुझे उनका आने के समय मुझे एक बात खटकी थी। वो वो महेंद्र सिंह धोनी को उस समय धोनी धोनी करते थे, तो मुझे लगता था इतना सीनियर प्लेयर है, उसको तुम धोनी धोनी क्या बोलते हो यार। लेकिन विराट कोहली ने जिस ढंग से अपने को खेला, कप्तानी की, भारत को एक सौरव गांगुली के बाद, मैं आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, सौरव गांगुली ने जो प्राइड दिया था हमें, उस प्राइड के बाद अब अगर किसी ने, मुझे, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, अगर किसी ने उस प्राइड को और बढ़ाया है तो उसका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली ने फिर उस कप्तानी से अपने को बाहर निकाला, खेल पे ध्यान दिया, और आज जब विराट कोहली खेलते हैं तो मुझे बार बार उनके खेल में लगता है कि उनके लिए टीम फर्स्ट है, विराट कोहली सेकेंड। तो देख के अच्छा लगता है। आज 50वीं सेंचुरी वनडे में मारना कोई आसान बात नहीं, और बहुत, मतलब
कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपैरिजन हो जाता है, तो तेंदुलकर के मुकाबले बहुत कम उसमें। और अभी विराट कोहली खेल रहे हैं, और अभी विराट कोहली जिस तरह से खेल रहे हैं, तो मुझे तो अभी नहीं लगता है कि हो सकता है अगला वर्ल्ड कप भी उनका अंतिम वर्ल्ड कप हो, तब तक वो इसी तरह से खेलते रहें। और भारतीय क्रिकेट के लिए जो इस समय की टीम है, जो चाहे बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो, कल जिस तरह से अय्यर ने वो किया है, संभावनाएं बहुत है। इसको सिर्फ सहेज के रखने की बात है, और सिर्फ एक बात यह है कि इसको किसी की नजर न लगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।